ओके बच्चे लोग, तो कल हमने देखा था हम कल पढ़ रहे थे साइंस। ठीक है, एमयू के लिए 11 क्लास के लिए चैप्टर 1 देख रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट तक कवर कर लिया था, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कवर कर ली थी। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आज हम देखेंगे कि ये होती क्या है आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा क्या लॉजिक है, नाम से पता डिस्प्लेस करना, यानी किसी को डिस्प्लेस किया जाता है कहीं से। ठीक है, तो होता क्या है, कोई मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा देती है उसके कंपाउंड में से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो हमने ले लिया ZnSO4, ठीक, और इसकी रिएक्शन करा दी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम से। ठीक, अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है, ठीक है, तो ईजिली आप बता देंगे भाई कौन रिएक्टिव ज़्यादा है कौन रिएक्टिव कम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ओके, तो नाम याद ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। देख लो भाई, मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है, तो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू जिंक। तो ये जो मैग्नीशियम है ये जिंक को हटा देगा उसके कंपाउंड में से। भाई ये जिंक सल्फेट है तो जिंक का कंपाउंड है ये, और मैग्नीशियम ये रहा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा इसके कंपाउंड से। तो ये बना लेगा क्या, तो ये बन जाएगा MgSO4 और Zn। ओके, इस तरीके से तो आप इजीली पहचान सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया FeCl3 प्लस कॉपर। ओके, अब क्या बनेगा, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये बना देंगे CuCl प्लस Fe। ठीक है, ये नहीं बनेगा, क्यों, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है Fe से, देख लो। ठीक, तो इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसको हटा नहीं पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। ओके, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें दो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही होंगी। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें होता क्या है, दो कंपाउंड होते हैं और दोनों मेटल कंपाउंड होते हैं। तो दोनों मेटल कंपाउंड में एक मेटल दूसरी वाली मेटल को हटाती है और वो उसकी जगह ले लेती है। यानी कि कुल मिला के बात क्या होती है, इस तरीके से कुछ होता है। मैं एग्जांपल एक दे दूं सिंपल सा, AB प्लस CD। मान लो इसमें जो मेटल है हमारी, वो मान लो मेटल ये A है, और इसमें मेटल जो है वो C है। तो होता क्या है, कुछ इस तरीके का बन जाता है A, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है D, ओके, और CB। तो ए की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया बी के साथ। देखो भाई, सी यहाँ आ गया बी के पास और ए यहाँ आ गया डी के पास। तो क्या हुआ, एक्चुअल में जगह एक्सचेंज हो गई। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो होता है, मेटल एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, कि भाई तुम हमारी जगह पर आ जाओ, हम तुम्हारी जगह पर आ जाए, सिंपल।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेसिकली एक मेटल का कंपाउंड और दूसरे मेटल का कंपाउंड, यानी दो साल्ट हैं, तो दो साल्ट हैं, दो कंपाउंड हैं, तो उस कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये जो मेटल का आयन होगा वो एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये बेसिक था। अगर एग्जांपल लें हम, जैसे कि ZnSO4, ठीक है, और ZnSO4 के साथ कोई कंपाउंड ले लिया NaCl, ओके, ये तो होगा क्या भाई, Na जो है वो Zn की प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा और Zn Na की प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, ये सिंपल, ये यानी कि ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। तो अब होगा कैसे, तो देखो ये बन जाएगा Na2SO4। अब कोई बच्चे ये कहेंगे, किसी बच्चे को तो ये समझ ही नहीं आएगा कि Na2SO4 कैसे बन गया, और ये बनेगा इधर ZnCl2। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये लिख देंगे, देखो Na, ये जबकि ये गलत है। भाई आपको मैंने बताया था कि अगर आपको फार्मूला लिखना नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो फार्मूला लिखते कैसे हैं भाई, ये पक्का, ये तो बात पक्की है कि Na जो है Zn की जगह लेगा, ठीक है, और Zn Na की जगह लेगा, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे पोजीशन। ओके, तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि आयन का एक्सचेंज होगा, जो सोडियम आयन है वो चले जाएगा जिंक आयन की प्लेस पे, और जिंक आयन आ जाएगा सोडियम आयन की प्लेस पर। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो SO4 है उसके पास कौन आएगा, उसके पास आएगा सोडियम। अब सोडियम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 1, और जो सल्फेट होता है उस पर होता है चार्ज -2। अब या तो आप चार्ज बैलेंस कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा होगा 9th क्लास में कि क्रॉस कर दो, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस करते थे, 1 इधर चले जाता था 2 इधर, ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वही वो एक आसान तरीका बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, चार्ज बैलेंस। भाई Na कितना है, +1, और SO4 कितना है, -2, तो नेगेटिव चार्ज 2 है और पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो बैलेंस कर लो चार्ज, तो चार्ज बैलेंस करोगे तो ये हो गया +1 और आ गया। तो देखो पॉजिटिव कितने हो गए, 2, और नेगेटिव कितने हो गए, 2, बैलेंस हो गया। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल चार्ज 0। तो Na कितने इन्वॉल्व हुए, Na इन्वॉल्व हुए 2, हमने 2 एटम लिए Na के, और SO4 कितना लिया भाई, SO4 अकेला, ठीक। तो ये बन गया Na2SO4, इस तरीके से बनता है चार्ज बैलेंस करके। ऐसे ही अब दूसरा वाला बनाए तो Zn जो है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा Cl के पास। ओके, अब आपको पता होना चाहिए Zn पे चार्ज कितना होता है, +2, और Cl पे -1। तो चार्ज बैलेंस तो है नहीं भाई, पॉजिटिव वाला +2 है और नेगेटिव वाला -1 है, तो माइनस का कम है ना, तो एक और माइनस बढ़ा लो, Cl -1। अब दोनों बैलेंस होगा, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, -2 +2, टोटल चार्ज 0। तो हमने Zn कितने यूज़ करे, Zn यूज़ करे 1, और क्लोरीन कितने यूज़ करे 2, तो ZnCl2। तो ऐसे करके बनाया है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, इसको हम कहते हैं कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। और इसके अंदर एक खासियत और, इस आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें पीपीटी फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट। हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन ज़रूर होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी कि नीचे कुछ बैठ जाएगा, जैसे इस केस में सोडियम सल्फेट जो है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, मोस्टली सारी रिएक्शन हो गई, ठीक है। देखो हमने देख लिया कॉम्बिनेशन, हमने देख लिया डिकम्पोजिशन, हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट, हमने देख लिया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब क्या है, देखो भाई, रेड और ऑक्स, ठीक है, रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेड और ऑक्स, ठीक है। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं रेडॉक्स, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ये जो रेडॉक्स इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
ये जो रिएक्शन है, अगर किसी भी कोई मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, तो उनको समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन को पहले, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन मिल रही है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला केस, इफ़ एनी एलिमेंट और एटम, ठीक है, गेटिंग और कंपाउंड गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक, पहला। या फिर ऐसा हो कि हाइड्रोजन जा रहा हो किसी कंपाउंड में से, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ये ओके, तो ये याद रखना, दो चीज़ें ये याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल सी हैं। ओके, ठीक, और तो ये हो गया। अब बात करें रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा, पूरा उल्टा। इसमें क्या होगा भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें रिमूवल हो रहा था, ठीक है, ओ हाइड्रोजन का, इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, उसमें एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, इसमें रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। ये इस तरीके से आप याद कर लेंगे। एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे कि Zn प्लस O2, तो बन गया Zn। तो देखो भाई Zn जो था वो उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन बाद में देखो ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, ऐसे ही मान लो CuO है, ठीक है, ओके, इससे बन गया आपका Cu प्लस O2, ये हो गया कुछ ऐसा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो भाई CuO, ये है कॉपर ऑक्साइड, तो इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन इस यहाँ देखो कॉपर अकेला रह गया, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये याद रखना कि भाई रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों काम एक साथ हो रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे भाई क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। ओके, तो जैसे कि एक ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी मैंने एल्यूमिनियम से, ठीक है, तो ये बन गया Al2O3 प्लस Zn। तो देखो इसमें हुआ क्या, अगर ध्यान से देखो, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, ओके, और यहाँ पर देखो, अगर इसके पास देखो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब देखो ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। ठीक, तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया। ये जो रिएक्शन है इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम रेडॉक्स। ठीक है, तो ये था ओके रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया, रेडॉक्स देख लिया। ओके अब हम एक टॉपिक इसके अंदर आता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखो, एक एक चीज़ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, ठीक है, एंडोथर्मिक और
थर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये 2 रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो दोनों तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट, और एंडो मतलब होता है एंटर करना। ठीक है, और थर्मिक हम जानते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो ये, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। तो आपसे पूछेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड। ठीक, इवोल्यूशन होता है हीट का। इसमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि हम हीट इसमें देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना दोनों चीज़ें। ठीक, ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, बताओ भाई। ठीक है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों याद रखने हैं तुम्हें। सही है, अब हम बात करें, देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल है सबसे इम्पॉर्टेंट, तुमने देखा होगा प्लांट जो होते हैं खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं वो, सूरज की रोशनी लेते हैं, नहीं लेते? ठीक है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट लेते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। ऐसे ही किसी चीज़ का पिघलना, ठीक है, मेल्टिंग, तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट दे रहे हैं हम। ऐसे इवोपरेशन, इवोपरेशन, पानी उड़ गया तो उसमें क्या हो रहा है, हीट उसको मिल रही है ना। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली लाइफ के हैं, वो बता रहा हूँ मैं। ओके, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, ऐसे ही जो हम कहें कि भाई अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल, तो एंडोथर्मिक के हो गए ये। अब एक्सोथर्मिक पे देखते हैं। अभी हमने पढ़ी थी एक रिएक्शन, एक तुम्हें याद हो तो चलो मैं नया लिख देता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कोई भी चीज़ अगर डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो जो डिकम्पोजिशन होगा तो बिना हीट के तो होगा ही नहीं। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमने पढ़ी 3 तरीके के, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो तीनों तरीके के डिकम्पोजिशन में क्या कर रहे हो आप, हीट दे रहे हो ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एंडोथर्मिक का। ठीक है, इसमें सारी की सारी हम हीट देते हैं उसमें। तो ये ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये वाले लिख देना, CaCO3। ठीक है, CaCO3, इसको हम हीट देंगे तो बन जाएगा CaO और प्लस CO2, ये। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी वाली, एक्सोथर्मिक। ठीक, इसमें हीट रिलीज हो रही है। सही है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें सॉरी, इसमें हीट रिलीज नहीं हो रही, इसमें तो हीट हम क्या कर रहे हैं, इसमें हीट हम दे रहे हैं। ठीक, इसमें तो हम हीट दे रहे हैं ना। ओके, हाँ, रेस्पिरेशन की बात करें, अच्छा ये डिकम्पोजिशन दे, इसमें हीट जो है हम दे रहे हैं, गलती हो गई, माई बैड। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें हीट हम देते हैं, तो ये एग्जाम्पल जो होंगे वो इसका होंगे, इधर लिखना था ये, सॉरी माई बैड। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसको क्रॉप कर लें थोड़ा सा, इधर लिख दें। ये जो है ये इसके एग्जाम्पल हो गए ना भाई। इसमें क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर हीट दे रहे हैं ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। ओके, तो एक्सोथर्मिक के क्या होंगे सर, तो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया आपका, अगर आप सांस लेते हैं, सांस लेने पे फिर जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और बॉडी में जाके सेल में जाती है, सेल में फिर रिएक्शन करती है तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है उसमें हीट हमें मिलती है, एनर्जी निकलती है, नहीं निकलती? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक, और फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक। तो ये दोनों पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, तो ये आपसे पूछेगा, ऐसे ही किसी चीज़ को आप जला रहे हो, ठीक है, कंबशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट निकलती है, हाथ तापते हैं सर्दियों में। ठीक है, तो कंबशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। ओके, ये सब ऐसे ही
न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसी किसी चीज़ को, मतलब ये बेसिक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया। ओके, तो ये याद रखना। ओके, अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई ये कुछ एग्जांपल दो, ठीक है, पूछेगा यही रेस्पिरेशन पूछेगा या फोटोसिंथेसिस पूछेगा, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलो बढ़िया। ओके, तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक जो है, ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली धीरे धीरे मेटल का डिजॉल्व होना, मेटल का डिस्ट्रॉय होना, मेटल का धीरे धीरे ख़राब हो जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो उसे बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है भाई, बाय द इफ़ेक्ट ऑफ एयर, ठीक है, या वाटर और केमिकल्स लाइक एसिड वगैरह, ओके, इसकी इफ़ेक्ट से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके, तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे डिज़ोल्व होना या ख़राब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना मेटल का। तो मेटल का डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, ओके, बाय द इफेक्ट ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल। ठीक है, ओके, तो केमिकल जैसे कि एसिड वगैरह, ओके, इससे डिस्ट्रक्शन हो जाना मेटल का, धीरे धीरे क्या होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय होना मेटल का। तो जैसे कि Fe, अब Fe जो है, आयरन हमने खुला छोड़ दिया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर से रिएक्ट कर सकता है, ओके, और ये क्या बनाता है, तो देखो ये बनाता है Fe2O3 डॉट H2O। अभी जो मैंने H2O लिखा है, हमें नहीं पता कितना H2O होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिख देते हैं इस तरीके से X क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आप कौन से इलाके में हैं, आप कहाँ पर हैं, कहाँ, वहाँ पर जो एयर है, वहाँ पर एयर के अंदर कितना वाटर है, कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितनी नमी है, कितना मौसम ठंडा है, ठीक है, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम एक्स लिख देते हैं। ये डिपेंड करता है उस इलाके पर, उस जगह पर जहाँ पर आपने आयरन को रखा है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर एक्स लिख दिया हमने। तो XH2O, तो ये हो गया हमारा फार्मूला किसका, रस्ट का, जंग का, लोहे के ऊपर जो जंग लगती है उसका फार्मूला है, तो ये याद रखना। और इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया कोरोजन। ऐसे ही एक और बेस्ट एग्जांपल है उसका, कोरोजन का। तो अच्छा, ये जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक, ऐसे ही सिल्वर जो होती है, सिल्वर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से ये रिएक्ट कर लेती है, एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र होती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे रिएक्ट कर देती है ये, ठीक है, तो Ag2S ये बना लेती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक, तो ये सिल्वर सल्फाइड जो बनी है यहाँ पर, ये जो बनी है सिल्वर सल्फाइड, ये सिल्वर सल्फाइड, ओके, ये जो होती है ये ब्लैक कलर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिल्वर है वो काली पड़ जाती है, यानी कि चांदी कुछ टाइम के बाद काली पड़ जाती है, किसकी वजह से, सल्फाइड के अटैक की वजह से। ओके, ये याद रखना है। और तीसरा एक और ये हो गया, एक कॉपर वाला बहुत फेमस है, कॉपर का बर्तन कोई आपने रख दिया तो ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे रिएक्ट कर लेता है, एटमॉस्फेयर का वाटर, ठीक है, ये, ओके, इससे रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो ये याद रखना है कि भैया ये एटमॉस्फेयर के इन सब से ये रिएक्ट कर जाता है। तो कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नमी वगैरह, इससे रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके, ये, तो ये याद रखना है। ओके, तो ये इतना याद रखिए बस। ओके, इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं किया मैंने,
ठीक है, तो ये याद रखना है कि कॉपर को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है, ये फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर कार्बोनेट, यानी कॉपर जो है ये कॉपर है, तो इसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर हो जाती है कार्बोनेट की लेयर। ठीक है, तो बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन गया, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये इस तरीके से, या ऊपर नहीं कह लो या साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉपर के ऊपर दो दो कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एक कॉपर कार्बोनेट और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट करके। तो अब ये जो है हम इसको साथ में लिख देते हैं इस तरीके से, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसे कहते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्यों, क्योंकि ये देखो ये बेस है, CuOH का होल ट्वाइस क्या है, बेस, तो इसलिए। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो ये फॉर्मेशन होता है और ये कलर होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना याद रखना है कि भाई कॉपर कार्बोनेट डॉट। ओके, तो बस इतना था आज के लिए। ठीक है, अब बाकी जो रह गया इसका, ठीक है, अब कोरोजन हो गया। अच्छा, कोरोजन को रोकने के लिए क्या करेंगे, आप पेंट कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, ठीक है, ऑयल लगा देंगे, तो ये सब आपको पता है प्रिवेंशन कैसे करना है। ठीक है, कोरोजन। एक टॉपिक और है, वो फिनिश कर लेते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हमारा लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होता क्या है बेसिकली, रेंस देखो कोरोजन में क्या हो रहा है, ध्यान रखना, कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, आयरन के अंदर नहीं हुई। ठीक है, पहले वाले में। ओके, इसमें देखो कॉपर में भी, ठीक है, ऑक्सीजन मिली कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें नॉन मेटल मिली है, Ag को क्या मिल गई, सल्फर, तो ऑक्सीजन के सल्फर आ गई, तो ऑक्सीजन सल्फर एक ही खानदान के हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसी रेंसिटी, ये भी एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि इसमें जो होता है, जो रेंसिडिटी होती क्या है बेसिकली, ऑयल वगैरह जो होते हैं, फूड वगैरह होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो रेंसिटी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल या कह लो फैट प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, फूड मटेरियल जो भी है उसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट जो होता है बैड स्मेल आने लगती है। ठीक है, टेस्ट जो होता है बदल जाता है एकदम। ठीक है, बैड टेस्ट हो जाता है, बहुत बुरा। ठीक है, टेस्ट एकदम बेकार। ठीक है, ओडोर आती है, स्मेल आती है। ठीक है, बैड बैड ओडोर, तो ये भी आती है। तो इसमें हम बचाने के लिए करते क्या है, इससे बचाने के लिए हम करते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया, टाइट पैकिंग कर दी, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाए, नाइट्रोजन गैस फिल्ड कर दी, जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होकर आती है। ओके, तो इससे होता क्या है, इससे वो ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर पाती। ओके, तो नाइट्रोजन जो होती है इनर्ट गैस की तरह होती है लगभग। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट से बचा के रखें। ठीक है, तो ये रेंसिटी को बचाने के तरीके हैं, इसको मैंने बता दिया। कोरोजन से बचाने के, पेंट कर दो, ठीक है, ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, या उसके ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा दो किसी के ऊपर। ठीक है, जैसे कोरोजन को बचाने के लिए हम लोग कहते हैं गैल्वनाइजेशन करते हैं। गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, तो गैल्वनाइजेशन होता है। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन यानी इसमें हम कह सकते हैं कोरोजन को बचाने के लिए हम, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑयल लगाते हैं, ग्रीस, ठीक है, ऑयल, ग्रीस, पेंट, ठीक है, या गैल्वनाइजेशन ये कर देते हैं। ओके, और क्या करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए एलॉय बना देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि ख़राब देर में होती है, और एनोडाइजिंग कर देते हैं, एनोडाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये याद रखना, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की लेयर चढ़ाना, जिंक जिंक की लेयर चढ़ा देना। ठीक है, तो ये बस इतना ही था इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। अब इसके हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे कल, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो दोनों कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।